प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत की साहित्यिक विरासत भाग 1 के अंतर्गत महाकवि कालिदास का अध्ययन करेंगे। भारत में वैदिक काल से ही उत्कृष्ट कोटि की साहित्यिक रचना की परंपरा प्रारंभ हुई, जो प्रत्येक युग में चलती रही। कालिदास संस्कृत भाषा के महान कवि नाटककार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन को आधार बनाकर रचनाएं की। उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित हैं। कालिदास वैदर्भी रीति के कवि हैं और तदनुरूप वे अपनी अलंकार युक्त और मधुर भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। संस्कृत भाषा के अनेक महाकवि हुए, जिनमें कालिदास, भारवी, दंडी एवं माघ बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके बारे में एक उक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा। अर्थात उपमा के क्षेत्र में कालिदास, अर्थ गौरव में भारवी, पद लालित्य में दंडी तथा माघ तीनों गुणों में निपुण हैं। महाकवि कालिदास के संस्कृत साहित्य में हमें गुप्तकालीन समाज और संस्कृति के दर्शन होते हैं। वैदिक और उत्तर वैदिक धार्मिक ग्रंथों के बाद संस्कृत साहित्य में महाकवि कालिदास को जितनी सफलता मिली, उतनी अन्य किसी कवि को नहीं मिली। महाकवि कालिदास भारतीय संस्कृति के उत्कर्ष काल के प्रतिनिधि कवि हैं। कालिदास के जीवन के संबंध में प्रामाणिक जानकारी का अभाव है। विभिन्न ग्रंथों से मिलने वाले अनुश्रुतियों के अनुसार कालिदास का जन्म उज्जैन के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे शैव मतावलंबी थे। कुछ विद्वान कालिदास के काव्यों और नाटकों में कश्मीर के वर्णन के आधार पर उन्हें कश्मीर का ही मानते हैं। अनेक बंगाली साहित्यकारों ने उन्हें बंगाल का निवासी बताया है। प्रसिद्ध इतिहासकार V.A. स्मिथ का मत है कि कालिदास मालवा प्रदेश के मंदसौर के निवासी थे। कालिदास ने विक्रमोर्वशीय नाटक में विक्रम शब्द का प्रयोग किया है। इसके आधार पर कालिदास के काल के संबंध में दो मत बनाए गए हैं। प्रथम मत के अनुसार कालिदास महाराजा विक्रमादित्य की राजसभा के नवरत्नों में से एक थे। विक्रमादित्य परमार वंशीय राजा महेंद्रादित्य के पुत्र थे, जो ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में उज्जैनी के राजा थे। उन्होंने शकों को पराजित किया था तथा अपनी विजय के उपलक्ष्य में ईस्वी पूर्व 57 में विक्रम संवत चलाया। अतः इस मत के आधार पर कालिदास का काल ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी ठहरता है। दूसरे मत के अनुसार कालिदास गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 413 ईस्वी के समकालीन थे, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इस मत के समर्थकों का तर्क है कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में विक्रमादित्य नामक किसी राजा के होने का ऐतिहासिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। अतः कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समकालीन ही थे। कालिदास ने कुमार संभव महाकाव्य की रचना की। यह ग्रंथ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में लिखा गया था। तीसरा साक्ष्य है कालिदास के महाकाव्य रघुवंश में रघु की दिग्विजय का वर्णन हुआ है। यह वर्णन इलाहाबाद स्तंभ लेख में वर्णित समुद्रगुप्त की दिग्विजय के वर्णन से मेल खाता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय का पिता था। कालिदास ने रघुवंश में हूण नामक विदेशी जाति का उल्लेख किया है, जो गुप्त काल में ही भारत में प्रविष्ट हुए थे। कालिदास की रचनाओं में संस्कृत भाषा की गुप्त धातु का बार बार प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना। चूंकि गुप्तों ने अत्यंत शक्तिशाली एवं बर्बर हूणों से युद्ध करके देश की रक्षा की थी, इसलिए कालिदास द्वारा गुप्त धातु का प्रयोग करके उसी की ओर संकेत किया गया है।
कालिदास तथा बौद्ध कवि अश्वघोष की रचनाओं में अनेक स्थानों पर समानता है। दोनों रचनाओं में कालिदास की रचना निर्विवाद रूप से श्रेष्ठ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कालिदास का अनुसरण करके अपनी शैली का परिष्कार एवं सुधार किया। चूँकि अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है, इसलिए कालिदास उनके बाद में अर्थात गुप्त काल में हुए होंगे। 473 ईस्वी के गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में कालिदास की रचनाओं की स्पष्ट झलक मिलती है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि कालिदास इस लेख के लिखे जाने के समय अथवा उससे पूर्व हुए होंगे। अतः वे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही हुए होंगे। जिस परिष्कृत संस्कृत भाषा, सुख, वैभव, शांति, समृद्धि तथा उल्लासमय वातावरण का वर्णन कालिदास के काव्य में पाया जाता है, वह गुप्त काल में ही संभव था, किसी अन्य युग में नहीं। परमारों का उदय अन्य राजपूत वंशों अर्थात चौहानों, चालुक्यों, प्रतिहारों के साथ हुआ, जबकि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी में भारत के इतिहास में परमार वंश का कोई अस्तित्व नहीं था। अतः कालिदास गुप्त वंश के समकालीन हो सकते हैं, न कि किसी परमार वंशी राजा के। उपरोक्त तर्कों के आधार पर कालिदास को गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का समकालीन माना जा सकता है। कालिदास का जीवन परिचय, कालिदास के बाल्यकाल और शिक्षा आदि के संबंध में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। उनके जीवन का परिचय विभिन्न ग्रंथों में आए हुए उल्लेखों से मिलता है, जिसमें अविश्वसनीय किंवदंतियां भी सम्मिलित हैं। कहा जाता है कि कालिदास महामूर्ख थे। वे पेड़ की जिस डाली पर बैठते थे उसी को काटने लग जाते थे। वहाँ के राजा की पुत्री विद्योत्तमा समस्त विद्याओं और कलाओं में निपुण थी, किंतु अभिमानी होने के कारण वह राज्य के पंडितों का अपमान करती थी। इसलिए राज्य पंडितों ने राजकुमारी का मान मर्दन करने के लिए मूर्ख कालिदास को पकड़कर राजा के दरबार में यह कहकर प्रस्तुत किया कि यह अत्यंत विद्वान है तथा किसी को भी शास्त्रार्थ में परास्त कर सकता है। राजा ने अपनी विदुषी पुत्री का विवाह मूर्ख कालिदास के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात विद्योत्तमा को कालिदास की मूर्खता का ज्ञान हुआ और उसने कालिदास का घनघोर अपमान किया। कालिदास घर छोड़कर विद्याधन के लिए चले गए। अनेक वर्षों तक व्याकरण और काव्य शास्त्र का अध्ययन करने के बाद जब वे घर लौटे तो विद्योत्तमा ने उनका स्वागत किया। कहा जाता है कि विद्योत्तमा द्वारा कहे गए स्वागत वाक्य अस्ति कश्चिद्वागर्थ को आधार मानकर ही कालिदास ने कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना की। एक दूसरी मान्यता यह भी थी कि अपनी पत्नी से अपमानित होकर वे घर से सीधे काली मंदिर में पहुंचे और उन्होंने देवी को प्रसन्न करने के लिए अपनी जिह्वा काटकर देवी के चरणों में अर्पित कर दी। देवी ने प्रसन्न होकर कालिदास को समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और महाकवि बना दिया। माना जाता है कि देवी की कृपा प्राप्त करने के कारण उनका नाम कालिदास पड़ा। कालिदास ने अनेक वर्षों तक विद्याध्ययन करने के एवं शास्त्रों एवं व्याकरण में निपुणता प्राप्त की और बाद में गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके अनेक विख्यात ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार कालिदास का जीवन वृत्त था।